हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉली एक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। देखो भाई साहब, बात करेंगे सबसे पहले कि पॉली एक्राइल एमाइड जेल होता क्या है, किसको बोलते हैं, किस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर रहते हैं, किस प्रकार से बनाया जाता है लैब के अंदर। तो वो सारी बातें करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका पेज होता है यानी कि पॉली एक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है एसडीएस पेज। ये एसडीएस पेज क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड नेटिव पेज, ये नेटिव पेज क्या होता है, इन दोनों जो आपका एसडीएस पेज एंड नेटिव पेज होता है, इनके बीच में क्या डिसिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी है, किसके लिए दोनों यूज किए जाते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे, यानी कि इनकी एप्लीकेशन वगैरह देखने वाले हैं। तो गाइज, इलेक्ट्रोफोरेसिस की ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैं आपकी 3 क्लास ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हम अपना पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए चलेंगे, ठीक है ना। तो भाई साहब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ये एक ऐसी बायोमोलिक्यूल टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम किसी भी चार्ज बायोमोलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज बता चुका था। मैंने आपको बताया था कि आपका कैथोड क्या होते हैं, एनोड क्या होते हैं, कैटायन क्या होते हैं, अनायन क्या होते हैं। एनोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, कैटायन पे आपका, याद रख लेना, पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपको यहाँ पर जो सेपरेशन है, अगर कोई बायोमोलिक्यूल आपका पॉजिटिव चार्ज रखता है तो वो आपका कैथोड की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका जाने वाला है। यदि अगर कोई बायोमोलिक्यूल आपका निगेटिव चार्ज रखता है, तब वो आपका एनोड की तरफ आएगा। जैसे कि डीएनए, डीएनए पे आपका निगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। इतनी बात समझ में आ गई। ये मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा चैम्बर होता है। यहाँ पर आप अपनी प्रोटीन, अपना डीएनए, अपने जो भी डिजायर आरएनए वगैरह है उसको सेपरेट कर सकते हो, यानी कि ऐसे बायोमोलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हो जिसके ऊपर कोई भी आपका चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपको दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है, यानी कि जो सबसे पहले बेस होता है वो होता है चार्ज के बेस पे, यानी कि सेपरेशन सबसे पहले क्या के बेस पे होगा, यहाँ पर चार्ज के बेस पे सबसे पहले सेपरेशन होता है। देन उसके बाद हम साइज के बेस पर आपका सेपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोफोर्सिस का प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी वेलोसिटी बताई थी मैंने। वेलोसिटी में आपको बताया था चार्ज, चार्ज अपॉन फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स मैंने आपको बताई थी 6 पाई ईटा आर होती है। इसके बाद ये सारी चीजें गाइज मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस प्रकार से आपका जो फाइनली वेलोसिटी होती है वो चार्ज अपॉन साइज यानी कि रेडियस पर डिपेंड करती है। हॉरिजेंटल कैसा होता है, वर्टिकल कैसे होता है, इस याद रख लेना। जो आपका हॉरिजेंटल होता है, जो हमने एग्रोस जेल पढ़ा, वो आपका हमेशा कैसा रहता है, हॉरिजेंटल होता है मोस्टली। लेकिन जो हम आज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम पेज पॉलीएक्राइड अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो आपका वर्टिकल मैनर में होता है, ठीक है ना। तो यानी कि ये प्लेट रखी जाती है, जिस प्रकार से आप अपने इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर को सेट करते हो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं, या तो ये आपका हॉरिजेंटल हो सकता है या फिर आपका ये वर्टिकल हो सकता है। ये सारी चीज गाइज मैं आपको बता चुका था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपका माइग्रेशन आयंस है यानी कि बायोमोलिक्यूल्स है, वे किन बेस के ऊपर यानी कि किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि उनके ऊपर नेट चार्ज क्या है, साइज क्या है, मास क्या है, शेप क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी कि किस प्रकार से उनका पीआई है, प्रॉपर्टी ऑफ सपोर्टिव मीडिया यानी कि वे जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका प्रोवाइड करवा रहे हैं वो उसके साथ किस प्रकार का रिलेशनशिप शो कर रहा है, टेम्परेचर किस प्रकार से है, आप कितने टेम्परेचर पे अपने जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसको परफॉर्म करवा रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर, जैसे कि सैंपल के लिए चार्ज, साइज, शेप बताया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो सकता है वो वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, रेसिस्टेंस हो सकता है। रेसिस्टेंस क्या होगा, जो माइग्रेशन को आपका स्टॉप करता है यानी कि रोक के रखने की कोशिश करता है। इसके बाद बफर बताया था। और गाइज मैंने आपको बताया था कि जो आपके बफर होते हैं, मेन चीज आपका बफर बनाना ही होता है, चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रोफोरेसिस हो। क्योंकि जो आपका बफर होता है ये काफी ज्यादा टाइप का होता है। जैसे कि सैंपल बफर अलग होता है, रनिंग बफर अलग होता है, जेल कास्टिंग बफर अलग होता है। तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दी थी। सपोर्टिव मीडिया के लिए मैंने गाइज आपको बताया था कि यहाँ पर या तो आपका एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल काम कर सकता है या फिर आपका इलेक्ट्रो एंडोऑस्मोसिस काम कर सकता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। और जो आपके सपोर्टिव मीडिया होते हैं, या तो ये आपके एग्रोस जेल हो यानी कि जो आपके एग्रोस से बना हुआ रहता है। ये एग्रोज आपको मैंने बताया था कि जो आपकी रेड एल्गी होती है
उनसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है वो सारी चीज मैंने आपको बताई थी। या फिर आपका पॉलीएक्राइल एमाइड जेल हो, यानी कि कहने का मतलब क्या होता है कि जो आपके जेल होते हैं वे मेनली दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है आपका एग्रोस जेल, दूसरा होता है आपका पॉलीएक्राइल एमाइड जेल। इस एग्रोस जेल के लिए अगर कोई आपका हैवी बायोमोलिक्यूल्स मतलब जैसे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, आरएनए है, तो इस प्रकार से हम उस बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा बायोमोलिक्यूल्स है जिनका जो साइज है वो बहुत ज्यादा कम है, तो उसको हम पॉलीएक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आपका जो है सेपरेट कर सकते हैं। किस प्रकार से ये होता है अभी देखने की कोशिश करेंगे। फिर गाइस इसके बाद मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होते हैं, जिसमें से हम ऑलरेडी पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये दो चीज है गाइस। हम इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी मैंने आपको टाइप बताए थे कि इसमें अगर जेल अगर आपका एग्रोस है तो उसको बोलेंगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आपका इसमें पॉलीएक्राइल एमाइड है तो उसको बोलेंगे पॉलीएक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पर मैं आपको एग्रोस जेल करवा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर करवा चुका हूँ। उसके बाद पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात की थी मैंने कि आपका जो है एक पेपर लिया जाता है, पेपर पे आपका जो है इस प्रकार से एक जो है दो दो व्हीकल रख लो, चाहे तो आप इस प्रकार से दो व्हीकल रखे जाते हैं, ट्रे रख लो। उसके बाद उनको जो है ग्लास स्लाइड से जोड़ा जाता है जिसके ऊपर एक पेपर रखा जाता है। पेपर के जो दोनों एंड होते हैं उनको जो है आपका जो हमने ट्रे रखी है, ट्रे के अंदर जो बफर है उन दोनों बफर में आपका डिप किया जाता है, भिगोया जाता है। देन उसके बाद हम अपना चार्ज को सप्लाई करते हैं। एक तरफ आपका एनोड होगा, दूसरी तरफ आपका कैथोड होगा। तो जो आपके पेपर के ऊपर आपने जो भी सैंपल रखा हुआ है वो चार्ज के बेस पे वे चार्ज के बेस पे माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। इस पेपर याद रखना, पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस के अंदर आप क्या काम कर सकते हो, निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो जिन बायोमोलिक्यूल पर निगेटिव चार्ज है एंड जिन बायोमोलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज है उनको आसानी से सेपरेट कर लोगे। एक तरफ आपके निगेटिव चार्ज वाले जाएंगे, दूसरी तरफ आपके पॉजिटिव चार्ज वाले जाएंगे। मोस्टली जो पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस होता है इसको हम प्रोटीन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होता है प्रोटीन के ऊपर किसी प्रोटीन के ऊपर निगेटिव चार्ज, किसी प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपका प्रोटीन या फिर पेप्टाइड को आसानी से आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा का पूरा बता देता। जब मैंने टाइप्स की बात करी थी तो यहाँ पर आपको बताया था कि हॉरिजेंटल हो सकता है, जब आप अपने पेपर को बिल्कुल हॉरिजेंटल रखोगे तो उसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। लेकिन जब आप अपने पेपर को वर्टिकल यानी कि इस प्रकार से रखने की कोशिश करोगे तब ये आपका कहलाएगा वर्टिकल वर्टिकल पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस। इसका प्रोसीजर किस प्रकार से होता है ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ऑब्जर्वेशन में क्या करोगे, एप्लीकेशन किसके लिए होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर गाइस हमने बात करी थी आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। जेल क्या होता है, जेल आपका एक सेमी सॉलिड, याद रख लेना, सेमी सॉलिड सपोर्टिव मीडिया की तरह काम करता है यहाँ पर। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर आप जैसे कि आप जेल कास्टिंग कर रहे हो, यानी कि जो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट बना रहे हो, ठीक है ना, उसमें अगर आप जेल की कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाओगे तो जो पोर का साइज है, पोर का साइज आपका कम होता चला जाएगा। चाहे आपका पॉलीएक्रिलामाइड जेल हो या फिर आपका एग्रोस जेल हो, दोनों के लिए ये चीज आपकी सेम होने वाली है। तो ये था आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है एग्रोस जेल जो कि हम पढ़ चुके हैं डीएनए के लिए, एक होता है पॉलीएक्राइल एमाइड जेल जो कि हमें आज पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद गाइस हमने पढ़ा था जो आपका एग्रोज होता है ये आपका रेड एल्गी से लिया जाता है, स्पेसिफिकली जो आपकी जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया स्पीसीज होती है उनसे ये आपका लिया जाता है। ये आपका गैलेक्टोज एंड 3,6 एंड हाइड्रोगैलेक्टोज का मिश्रण होता है, इस बात को आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो आप एग्रोज का यूज करते हो 1 to 3% आप यूज करते हो। किस प्रकार से एग्रोस जेल बनाया जाता है ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। एग्रोबायोज यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि आपका डी गैलेक्टोज है एंड 3,6 एंड हाइड्रो गैलेक्टोज है जो कि आपके बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ होता है। आई बात समझ में। तो ये था आपका एग्रोबायोज। इसके बाद हमने पढ़ी थी इस एग्रोज बायोज पे ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि स्पेसिफिकली यूज हो रहा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आपके आरएनए एंड डीएनए आते हैं, ठीक है ना। तो आरएनए डीएनए को निकालने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए पे भी चार्ज निगेटिव होता है, आरएनए पे भी चार्ज निगेटिव होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। इस बात को
याद रख लेना। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, यहाँ पर आपकी वॉल्स बनी हुई रहती है जो कि कॉम्स के थ्रू बनाई जाती है। एक पावर पैक लगा हुआ रहता है जहां से आपकी पावर सप्लाई आती है। एक तरफ आपके इलेक्ट्रोड में आपका कुछ भी यानी कि कैथोड लगा हुआ हो सकता है एंड आपका एनोड लगा हुआ हो सकता है, ठीक है ना। तो आप जिस भी चार्ज को, याद रखना चार्ज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मान लो अगर यहाँ पर वेल्स है, ठीक है ना, यहाँ पर वेल्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका डीएनए है, डीएनए आपका निगेटिव चार्ज का होता है, डीएनए आपका निगेटिव चार्ज का है, तो इधर की साइड में आपको पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब आपको यहाँ पर एनोड रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप एनोड लगाओगे यानी कि जो इलेक्ट्रोड होगा वो हमेशा आपका कैसा होगा, आपका एनोड होने वाला है, ठीक है ना। इधर की साइड में आपको कैथोड लगा हुआ मिलेगा हमेशा, इस बात को याद रख लेना जब कभी भी आपका न्यूक्लिक एसिड का सेपरेशन करने को मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम जो है आपका क्या क्या चीज यूज करते हैं, बफर यूज करते हैं, डीएनए लैडर का यूज करते हैं, कॉम से आपके वेल बनाए जाते हैं, स्टेनिंग एजेंट भी देते हैं जो कि या तो हम बाद में स्टेन कर सकते हैं या फिर हम पहले ही दे सकते हैं। एक आपके ट्रैकिंग डाई का यूज करते हैं, ब्रोमोफिनोल डाई, जो कि मैंने आपको बताई थी गाइस। इसके बाद जो आपकी जेल कास्टिंग ट्रे होती है, जेल कास्टिंग ट्रे मतलब जहां पर आपका जेल बनाया जाता है, स्पेसिफिकली आपकी पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट होते हैं गाइज। मैंने आपको बताया था कि आपका डिपेंड करता है कि किस रेंज का आपका जो है सैंपल है, बायोमोलिक्यूल्स है, उसके बेस पे जो कंसंट्रेशन है एग्रोस जेल की, या तो वो हम कम करते चले जाएंगे या फिर हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। याद रख लेना, अगर हम एग्रोस जेल की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, अगर हम एग्रोस जेल की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो याद रख लेना यहाँ पर हमको जो है जो सैंपल है वो हमारा कम केवी का है, यानी कि हमारा कम साइज का है। यानी कि अगर आप एग्रोस जेल को बढ़ाओगे, एग्रोस जेल को बढ़ाओगे तो जो आपका केवी है वो घटता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर आप एग्रोस जेल को घटाओगे तो जो आपका सैंपल है, जो उसका साइज है वो आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। ये चीज आपको खास करके याद रखनी है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपका जो वोल्टेज होता है, जैसे जैसे आप वोल्टेज हाई करते चले जाओगे आपका रेट ऑफ माइग्रेशन उतना ज्यादा हाई होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम एक ट्रैकिंग डाई का यूज करते हैं, जो कि जब वो ट्रैकिंग डाई हमारे एंड पे पहुंचती है तो हमको वो वोल्टेज आपका बंद करना पड़ता है, हमको जो चार्ज है, जो पावर सप्लाई कर देते हैं वो बंद करना होता है, नहीं तो हमारा जो है सारा का सारा सिस्टम बेकार हो जाता है। कॉम का यूज करते हैं हम बेल बनाने के लिए। इसके बाद बफर, बफर मैंने आपको बताया था कि आपके काफी टाइप के बफर हो सकते हैं। जो एक मैंने आपको बताया था कि सैंपल बफर हो सकता है, जो आपका इलेक्ट्रोड के ऊपर बल्ब, जो आपका इलेक्ट्रोड के लिए आपका जो है बफर डाला जाता है वो अलग हो सकता है। जो जेल कास्टिंग पे बफर होता है वो आपका अलग होता है, उसमें आपके अलग अलग चीजें होती है, जैसे कि डीनेचरिंग बफर जो कि आपके सैंपल के साथ मिलाया जाता है, जैसे कि यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, जो कि आपका डीनेचुरेशन करवा देता है। डीनेचुरेशन मतलब जो आपका डीएनए अगर सर्कुलाइज हो गया है, उसने आपके जो है काफी सारे बॉन्ड बना ले हैं हाइड्रोजन से, तो आप क्या काम कर सकते हो कि आप उस चीज को ब्रेक कर सकते हो, उसको पहले जैसी फॉर्म में ला सकते हो बाय द हेल्प ऑफ डीनेचरिंग, ठीक है ना। लोडर बफर, इसके बाद लोडर बफर में आपको मैंने बताया था जो ईडीटीए होता है, ईडीटीए आपका क्या काम करता है, एक प्रकार से जो आपका डीएनए होता है ना, डीएनए आपका खराब ना हो तो उससे बचाने की कोशिश करता है। ट्रैकिंग डाइट में आप ब्रोमोफिनोल ब्लू का यूज कर सकते हो, टीवीई या फिर टीएई का यूज आप कर सकते हो, ठीक है ना। जो आपकी टीवी होती है वो होती है ट्राइसबोरिक एसिड ईडीटीए, एंड जो आपकी टीएई होता है ये होता है आपका ट्राइस एसिटिक एसिड ईडीटीए। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था स्टर्निंग ऑफ डीएनए, यानी कि जब आपको डीएनए की स्टर्निंग करनी होती है तब आप मोस्टली किस चीज का यूज करते हो, या तो आप पहले से आपका इथीडियम ब्रोमाइड जो रहता है वो सैंपल के अंदर डाल देते हो या फिर बाद में डालते हो। अच्छा आइडिया क्या है कि जब आप इथीडियम ब्रोमाइड को बाद में डालो। इसके अलावा और भी आपकी जो है और भी काफी सारी डाई आती है, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, साइवर ग्रीन एंड जाइलिन साइनोल। तो ये आपकी जो है डाई होती है जो कि एज ए इंटर कलेक्टिंग की तरह काम करती है। इंटर कलेक्टिंग मतलब जो डीएनए की मेजर माइनर ग्रुप होती है यहाँ से जा करके स्पेसिफिकली अटैच हो जाती है। यहाँ पर ही क्यों अटैच हो रही है, ये आपकी जो है यहाँ पर क्यों नहीं अटैच हो रही, तो भाई साहब यहाँ पर ये अटैच नहीं होती। देखो आपको छुपने के लिए कोई जगह चाहिए होती है ना, तो इसलिए इसको
छुपने के लिए एक प्रकार से जगह चाहिए होती है। इसका पॉजिटिव चार्ज एंड जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट पर नेगेटिव चार्ज, तो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। ये आपका इथियोडियम ब्रोमाइड है, जो कि आपको यहाँ पर देखने की कोशिश करो। आपको जो है अलग अलग प्रकार की जो है आपको बता देगा कि आपकी जो है इस समय किस प्रकार से डीएनए की लेंथ है, ठीक है ना। डीएनए लेडर आपका नोन होता है। यहाँ पर आपको यानी कि डीएनए किस प्रकार से रन हो रहा है उसका मास के बेस पे, यानी कि उसके साइज के बेस पे जो डीएनए लेडर है वो आपका जो है आगे बढ़ता चला जाता है एंड हम कंपेयर कर लेते हैं और हम बहुत ज्यादा इजीली बता देते हैं कि ये जो आपका डीएनए हमने सैंपल में डाला था ये इस समय इतने मास यानी कि इतने साइज का है, इतने केवी का है, या फिर आरएनए आपका इतने केवी का है, ठीक है ना। प्रोसीजर इसका मैंने आपको बता ही दिया था कि किस प्रकार से आपका इसका प्रोसीजर होता है। यहाँ पर आप अगर आप साइबर ग्रीन का यूज कर रहे हो तो आपको ग्रीन कलर मिलेगा, या फिर अगर आप इथियोडियम ब्रोमाइड का यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको रेड कलर मिलने वाला है गाइस, ठीक है ना। ये आपका जो इथियोडियम ब्रोमाइड होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, एक प्रकार से कार्सिनोजेंस होता है, इसलिए हम साइबर ग्रीन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो साइबर ग्रीन का यूज करते हैं। इसके बाद ये प्रोसीजर था जो कि मैंने आपको बताया था। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर देखो ये मार्कर है ना, इसको आप डीएनए लैडर बोल सकते हो कि आपका डीएनए लैडर है, जो कि आपको बेसिकली अंदाजा लगाता है। जैसे कि आपने मान लो आपके पास सैंपल थे, 3 सैंपल थे, आपका जो है आपको इसका मोलिकुलर मास ज्ञात करना है, तो आप जस्ट मोलिकुलर मार्कर यानी कि जो आपका डीएनए लैडर है उससे कंपेयर करोगे तो आप बता दोगे कि ये आपका 800 बेस पेयर का है, या फिर आपको इसको देखना है तो आप इसको बता सकते हो कि अराउंड ये 250 या फिर 280 का जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कितने का जाने वाला है? 280 बेस पेयर का जाने वाला है, तो आप इजिली इसको बता सकते हो अपने आप ही देखने के बाद, ठीक है ना। फिर आपके इसके डीएनए का कुछ कुछ आपके प्रॉपर्टीज होती हैं, वेब प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, डीएनए किस प्रकार से माइग्रेट करता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर एक ग्राफ भी आता है, ये ग्राफ मैंने आपको नहीं बताया था। यहाँ पर देखो जो आपका पहली ये पहली आपकी लाइन आ रही है, ठीक है ना, पहले आपकी लोगरिथम लाइन आ रही है, ये बताती है कि आपकी हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। हाई कंसंट्रेशन है किस चीज की? हाई कंसंट्रेशन जेल, ठीक है ना। इस बात को याद रखना। फिर इसके बाद सेकंड आपकी इंटरमीडिएट बताती है एंड थर्ड आपकी लो कंसंट्रेशन जेल बताती है, ठीक है ना। आई बात समझ में? इतना ज्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाता है। तो आज अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो कि आपका पहला टॉपिक है पॉली एक्राइड एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो भाई साहब, जो आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर प्रोटीन, यानी कि अब हमको प्रोटीन को सेपरेट करना है स्पेसिफिकली। तो अगर हमको प्रोटीन को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेज का, यानी कि पॉली एक्राइड एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें ये पॉली एक्राइड एमाइड जेल क्या होता है इसकी बात करेंगे, एसडीएस किस प्रकार से होता है, नेटिव किस प्रकार से होता है, उस चीज की बात हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो प्रोटीन को सेपरेट कर रहे हैं, तो प्रोटीन के लिए स्पेसिफिकली प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर कैथोड एनोड लगे हुए रहते हैं, वहां पर आपका जो है प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सैंपल कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इन साइज, मास, शेप एंड नेट चार्ज ऑफ बायोमोलिक्यूल या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। यानी जो प्रोटीन होती है उसको उसके साइज के बेस पे, कि उसका साइज क्या है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, उसका शेप क्या है, तीनों चीज देखी जाती है एंड उसको जो है हम सेपरेट कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक टेक्निक्स है, यहाँ पर पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की एक टेक्निक है। तो यहाँ पर एक टेक्निक है, इसके अलावा भी आपकी प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए और भी टेक्निक होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोफोकसिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप जो है पढ़ सकते हो आराम से, तो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलिए आइए पढ़ते हैं अपना और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका पॉली एक्राइलएमाइड होता है ये क्या होता है। जो अब जेल होता है ना, ये आपका क्या होता है, किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हैव स्मॉलर पोर्स, यानी कि जो पॉली एक्राइलएमाइड होता है ये आपके स्मॉलर पोर्स को बनाता है देन एग्रोस के कंपेयर में। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना।
आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। देयरफॉर हाई डिग्री ऑफ रिजॉल्विंग पावर, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा कि रिजॉल्विंग पावर हाई होती है, यानी कि पोर का साइज कम, याद रखो पोर का साइज कम, तो रिजॉल्विंग पावर हाई हो जाती है, यानी कि वो छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स को भी रोक सकता है, सेपरेट आउट कर सकता है। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि रिजॉल्विंग पावर आपकी हाई हो जाती है। कैन सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट, बट यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट है, याद रख लेना डीएनए फ्रेगमेंट है, ना कि पूरा का पूरा डीएनए है, ठीक है ना। डीएनए फ्रेगमेंट विच रेंज इन साइज फ्रॉम 10 टू 500 बेस पेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो है आपसे साइज पूछ जाता है, तो आपको याद रखना है 10 टू 1500, 10 टू 500, ठीक है ना। 10 टू 500 बेस पेयर को ये आपका अलग करता है। जो पॉलीएक्राइलमाइड जेल होता है, पॉलीएक्राइलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज आल्सो यूज्ड टू सेपरेट प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसके थ्रू आप प्रोटीन को भी सेपरेट कर सकते हो। ए पॉलीएक्राइलमाइड जेल कंसिस्ट ऑफ चैन ऑफ एक्राइल्ड amide monomers cross-linked with N-N-methyl N-N-methylene विस एक्राइल एमाइड, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका एक्राइल एमाइड होता है, ये आपका मोनोमर्स होता है एक्राइल एमाइड का, जो कि क्रॉस लिंक के साथ जुड़ा हुआ रहता है, किससे? एन एन मिथाइलिन मिथाइलिन विस एक्राइल एमाइड का, जिसको हम टैम्ड के नाम से भी जानते हैं, याद रख लेना, जिसको हम टैम्ड के नाम से भी जानते हैं। यूनिट द लेटर कॉमनली कॉल्ड विस एक्राइल्ड एमाइड, जिसको हम बाद में क्या बोल देते हैं? विस एक्राइल्ड एमाइड बोल देते हैं। अभी मैं आपको आगे स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है, तो आप इजिली अंडरस्टैंड कर जाओगे। जो आपका विस एक्राइल्ड एमाइड होता है, विस का मतलब होता है टू, ठीक है ना, विस का मतलब होता है टू, यानी कि टू यूनिट ऑफ एक्राइल्ड एमाइड कनेक्टेड बाय द मिथाइलिन ब्रिज, यानी कि आपकी मान लो दो, स्टार्टिंग में क्या है, मान लो यहाँ पर आपका जो है एक्राइल्ड एमाइड है, यहाँ पर आपका एक्राइल्ड एमाइड है, एक एक्राइल्ड एमाइड मेथेन से यानी कि CH2 से आपका जो है जुड़ा हुआ रहता है दूसरे एक्राइल्ड एमाइड से, इसी को बोलते हैं आपका विस एक्राइल्ड एमाइड, ठीक है ना, इसी को बोला गया विस एक्राइल्ड एमाइड। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, आपको और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। यहाँ पर देखो, ये आपका है एक्राइल्ड एमाइड, ये आपका नॉर्मली एक्राइल्ड एमाइड है, एंड इसको लिंक करने वाला, इसको जोड़ने वाला क्या है? इसको जोड़ने वाला है आपका विस एक्राइल्ड एमाइड, या फिर एन एन मिथाइलिन मिथाइलिन विस एक्राइल्ड एमाइड, जो कि आपको देखो यहाँ पर किस प्रकार से जोड़ रहा है कि एक तो यहाँ पर ये उठा लिया, एंड यहाँ पर बीच में अब इन्होंने ना इसको नीचे नीचे कर दिया है, यहाँ पर इन्होंने इसको नीचे कर दिया है। यहाँ पर आगे एक स्ट्रक्चर रखी होगी, मैं आपको आगे ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर पीछे ही देख लो, कोई नहीं, यहीं पर देखने की कोशिश करो। इन्होंने क्या काम किया, इसको भी नीचे लिया है, ये बीच में आपका मेथेन आ गया है, ठीक है ना, बीच में मेथेन आ गया है। तो यहाँ पर ये इतना ग्रुप, यहाँ पर ये आपका इतना ग्रुप, ये आपका एक्राइल्ड एमाइड का, फिर इसके बाद यहाँ पर इतना ग्रुप, ये फिर आपका है एक्राइल्ड एमाइड का, ठीक है ना। और बीच में ये जुड़ा हुआ किससे है? बीच में जुड़ा हुआ है ये आपका टैम्ड से, टैम्ड से यानी कि क्रॉस लिंक से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या है, मेथेन आपका जो है क्रॉस लिंक्ड बना रहा है। तो वो चीज आपको पकड़नी है, फोकस करनी है, ठीक है ना। तो आई होप आपको अब थोड़ा बहुत पता चला होगा, यहाँ पर देखने की कोशिश करो। इसी प्रकार से ये है आपका एक्राइल्ड एमाइड, एंड ये आपका टैम्ड, ठीक है ना, ये आपका टैम्ड, जो कि एक प्रकार से जो ब्रिज है, इंटर इंटर ब्रिज की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर मेथेन जो है आपकी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो अब आपको पता चला होगा, जो आपका पॉली एक्राइल्ड एमाइड होता है, वो एक्राइल्ड एमाइड का मोनोमर्स होता है, जो कि क्रॉस लिंक्ड होता है टैम्ड से, यानी कि एन एन मिथाइलिन विस एक्राइल्ड एमाइड से, ठीक है ना। इसके बाद देखने की कोशिश करो, द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइल्ड एमाइड इज ए फ्री रेडिकल कैटालाइज्ड रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो है फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं, जिसको जो है आपका डिजोल्व किया जाता है फर्दर, ठीक है ना। एंड द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द क्वाटनरी एमीन टैम्ड, यानी कि जो टैम्ड होता है, ये आपका फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करता है, विच इंड्यूस फ्री रेडिकल फॉर्मेशन फ्रॉम अमोनियम परसल्फेट APS, जिसको हम अमोनियम परसल्फेट यानी कि APS बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि जो आपका क्रॉस लिंकिंग एजेंट है, वो आपका विस एक्राइल्ड एमाइड, या फिर जिसको हम आपका टैम्ड भी बोल रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हम आपका टैम्ड भी बोल रहे हैं, एंड जो इनिशिएटर की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, जिससे आपके फ्री
रेडिकल बनेंगे वो आपका अमोनियम परसल्फेट, एंड बनाने वाला कैटलिस्ट कौन है आपका, ये आपका एन 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 टेट्रामिथाइलिन डाई एमीन, टेट्रामिथाइलिन डाई डाई टाटा मिथाइलिन डाई एमीन। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ये आपका एन एन मिथाइलिन विस एक्राइल एमाइड ये कहलाता है आपका ये कहलाता है आपका विस एक्राइल एमाइड, जबकि जो टैम्ड होता है ये आपका अलग होता है। ठीक है ना, मैं इनको एक ही लेकर के चल रहा था, बट ये आपका अलग होता है। तो क्रॉस लिंकिंग एजेंट यहाँ पर आपका है विस एक्राइल एमाइड, जिसको हम एन एन मिथाइलिन विस एक्राइल एमाइड बोल देते हैं। इनिशिएटर है आपका जहां से आपके फ्री रेडिकल बनते हैं वो आपका अमोनियम परसल्फेट, एंड जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है, वो कर रहा है आपका टैम। ठीक ना, वो कौन कर रहा है, टैम्ड कर रहा है। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी थी पॉलीएक्राइलमाइड की, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर देखो जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं, फ्री रेडिकल कौन बना रहा है यहाँ पर, एन एन मिथाइलिन विस एक्राइल एमाइड, ये आपका क्रॉस लिंकिंग में हेल्प कर रहा है। जबकि जो यहाँ पर जो आपके फ्री रेडिकल बनेंगे वे टैम्ड से बनेंगे, तो पॉलीमराइजेशन आपका हो जाएगा। इस प्रकार से क्रॉस लिंकिंग आपको देखने को यहाँ पर मिल रही होगी। अब फिर इसके बाद हमें क्या काम करना है, हमें पढ़ना पॉली एक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। तो एक प्रकार से हम फिर दोबारा से देख लेते हैं कि जो हमने जेल को प्रिपेयर करना है अपने पॉली एक्राइलमाइड यानी कि पेज के लिए जो हमको जेल बनाना है वो किस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि जेल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन देखेंगे। व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज परफॉर्म्ड इन एक्राइलमाइड द जेल सर्व एज साइज सेलेक्टिंग सीव ड्यूरिंग सेपरेशन। जो आपने घरों में आटा छानने वाली चन्नी देखी होगी ना, जिसको हम सीव बोल देते हैं, ये आपका सेम काम करता है। यानी कि एक प्रकार से जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको छन्नी की तरह छानता है। As a protein move through the gel in the response to an electric field, the gel pore size allowed smaller protein to travel more rapidly than larger protein। यानी कि जो प्रोटीन जितनी साइज में कम होगी वो उतनी फास्ट भागेगी, एंड जो प्रोटीन साइज में जितनी आपकी हैवी होगी वो उतनी कम भागने वाली है, यानी कि रन करेगी आपका इलेक्ट्रो यानी कि एग्रोस जेल या फिर पॉलीएक्राइलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। ठीक है ना, एक्राइलमाइड इज मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल टू सेपरेट प्रोटीन। एक्राइलमाइड मिक्स्ड विद द विस एक्राइलमाइड फॉर्म a cross-linked polymer network when the polymerizing agent ammonium persulfate is added। यानी कि जो यहाँ पर इनिशिएटर है, इनिशिएटर आपका क्या है, अमोनियम परसल्फेट होगा, जबकि जो आपका पॉलीएक्राइलमाइड है वो जुड़ा हुआ होता है एक्राइलमाइड के मोनोमर से, यानी कि विस एक्राइलमाइड वहां पर हेल्प करता है। टैम्ड यहाँ पर कैटालाइज की तरह काम करता है। द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बाय द प्रमोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ फ्री, यहाँ पर ये आपका फ्री रेडिकल जो है प्रोवाइड कराएगा बाय द है, किससे प्रोवाइड कराएगा, अमोनियम परसल्फेट से, जो कि आपका एज ए इनिशिएटर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि लो परसेंटेज जेल आर यूज टू resolve large protein and high percent gel to use to resolve small protein। यानी कि कंसंट्रेशन की यहाँ पर बात करी गई है। अगर आपका जो जेल है वो अगर आपका हाई अमाउंट में है तो वहां पर आप जो है कम पोर बनेंगे, यानी कि आप स्मॉल स्मॉल जो आपके बायोमोलिक्यूल्स है उनको सेपरेट कर सकते हो। gel that have a single acrylamide percentage concentration throughout the gel are referred to the यूनिफॉर्म एक्राइल एमाइड कंसंट्रेशन जेल। अब यहाँ पर क्या होता है कि जेल की कंसंट्रेशन, या अगर हमारा पूरा का पूरा जो हमने इलास्टिक कास्ट है वो जहाँ पर हमने अपने जेल को बनाया है, अगर पूरी की पूरी हमने जेल की कंसंट्रेशन एक जैसी रखी तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्राइल एमाइड कंसंट्रेशन जेल, जिसको हम बाद में सिंगल परसेंटेज जेल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हमने क्या काम किया, अगर जो हमने जो अपने जेल बनाया है, जेल प्रिपेयर किया है, उसमें अगर हमने 2% रखी या 2 से ज्यादा परसेंट रखी, जो कि हम करते हैं स्पेसिफिकली अपने जो है अच्छे रिजल्ट के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलेंगे ग्रेडियंट एक्राइल एमाइड जेल। या फिर देखो यहाँ पर जेल हैविंग डिफरेंट एक्राइल एमाइड परसेंटेज थ्रू द जेल, अभी बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार से होता है ये। ए लो परसेंटेज ऑफ एक्राइल एमाइड एट द टॉप एंड द हाई परसेंटेज at the bottom are referred to as gradient acrylamide gel। The advantage of using of gradient gel is that it allowed to separate of a broader range of protein than uniform acrylamide concentration। यानी कि यहाँ पर आपके लिए बेटर कौन सा होने वाला है,
जो आप यूज कर रहे हो ग्रेडियंट एक्राइल एमाइड जेल, यहाँ पर देखने की कोशिश करो, आगे कोई पेज खाली होगा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि पीछे जो हमने पढ़ा। देखो भाई साहब क्या है कि जो आपका पहला यानी कि आपका प्राइमरी परसेंटेज वाला था, यहाँ पर हम थ्रो आउट यानी कि इस आपके जो ये प्लेट है इसमें आपका एक जैसे परसेंटेज यानी कि वन, मान लो हमको 1% का आपका जो है पॉली एक्राइलडामाइड लेना था, यानी कि हमको जो है जेल लेना है, तो हम उसको पूरी ओवरऑल प्लेट में 1% ही रखेंगे। लेकिन अगर हम ग्रेडियंट वाला बना रहे हैं तो ग्रेडियंट में मान लो हमारा ये टॉप का व्यू है, ये टॉप का है एंड ये हमारा बॉटम है, ठीक है ना, ये हमारा बॉटम है। तो हम टॉप में क्या काम करेंगे, जो परसेंटेज है जेल का वो कम रखेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रखना चाहूँ तो 0.9% रख दूंगा। एंड जो आपका बॉटम है यहाँ पर गाइस मैं आपका जेल का परसेंटेज बढ़ा दूंगा, जेल का परसेंटेज बढ़ा दूंगा, ओवरऑल 1.5 कर दूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हम और भी ज्यादा बायोमोलिक्यूल्स जो है उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट पॉली एक्राइड एमाइड। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि जेल किस प्रकार से बन रहा है। दूसरी बात में अब हम देखेंगे कि आपका बफर किस प्रकार से यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, एंड इस बफर के बेस पे ही आपका जो है नेटिव फेज एंड एसटीएस पेज होता है, ठीक है ना। बात करेंगे नेटिव फेज क्या होता है, एसटीएस फेज क्या होता है, यहाँ पर देखने की कोशिश करो। जैसे कि अगर हमारा जो पहला बफर है उसको बोलते हैं हम जेल कास्टिंग बफर, जो कि जब हम जेल बनाते हैं, जब हम जेल बनाते हैं पॉली एक्राइल एमाइड का फॉर्मेशन करते हैं, उसके अंदर जो हम आपका जो बफर डालते हैं उसको बोलते हैं जेल कास्टिंग बफर, या फिर उसको हम कास्ट द जेल बफर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है आपका सैंपल बफर, यानी कि जब हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं तब हमको जो है एक दूसरा बफर को अप्लाई करना होता है। तीसरा बफर होता है आपका रनिंग बफर, रनिंग बफर उसको बोलते हैं जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन करवाते हैं तो उसके साथ साथ आपका जो है बफर डाला जाता है, जो कि इलेक्ट्रोड में फिल किया जाता है, ठीक है ना, जो कि आपके इलेक्ट्रोड में फिल किया जाता है जहां पर आपके इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका सैंपल बफर, इस सैंपल बफर को ही आपको समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका सैंपल बफर है, द बफर इन विच ए सैंपल इज सस्पेंडेड पीरियड टू लोडिंग ऑन टू ए जेल इज कॉल्ड सैंपल बफर, यानी कि जहां पर आपका सैंपल होता है, सैंपल आपका जिस भी सॉल्यूशन के अंदर होता है उसको हम बोल रहे हैं बफर। यहाँ पर देखो ये बफर, अगर यहाँ पर एसडीएच पेज सैंपल बफर टिपिकली कंटेन डीनेचर एजेंट, अगर यहाँ पर आपका एसडीएस पेज हुआ, अगर यहाँ पर हमने एसडीएस पेज हुआ, अभी हम बात करेंगे कि आपका एसडीएस पेज क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके इस एसडीएस पेज में एक्चुअल में यहाँ पर दो चीज होते हैं, एक तो होता है डीनेचुरल, एक तो होता है आपका डीनेचरिंग एजेंट, ठीक है ना। डीनेचरिंग एजेंट जो कि हो सकता है बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, जो कि आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो आपके अमाइनो एसिड एक दूसरे से लगे हुए होते हैं ना, जो फर्दर प्रोटीन बनाते हैं, तो उनके बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का यूज किया जाता है। एंड दूसरा होता है आपका एसडीएस, एसडीएस मतलब सोडियम डोडोसाइल सल्फेट, जो कि एक निगेटिव चार्ज कैरी करता है। एंड ये ओवरऑल इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, जस्ट मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो जो आपका एसडीएस पेज होता है, एसडीएस पेज सैंपल बफर टिपिकली कंटेन डीनेचरिंग एजेंट इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर जो आपका डीनेचरिंग एजेंट है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, इस बात को याद रख लेना। एंड एसडीएस ट्रैकिंग डाई, यहाँ पर आपका जो है इस एसडीएस के अंदर ही हम ट्रैकिंग डाई का यूज करते हैं। ट्रैकिंग डाई मतलब ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ठीक है ना, ब्रोमोफिनॉल ब्लू एंड आपका ग्लिसरॉल को डाला जाता है। ब्रोमोफिनॉल ब्लू आपका ट्रैकिंग डाई है, जो कि जैसे जैसे आपकी प्रोटीन मूव करती रहेगी तो आपको पता चलता रहेगा कि आपका जो मूवमेंट है प्रोटीन की कहाँ तक पहुंच गई। इसका यूज हम क्यों करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि भाई साहब आपका जो एंड है, एंड तक जाने के बाद ऐसा ना हो कि आपका जेल से ही बाहर आपकी प्रोटीन इतनी मूव कर जाए, इतनी माइग्रेट कर जाए कि वो आपका जेल से ही बाहर निकल जाए। तो उसके लिए हम आपका ट्रैकिंग डाई का यूज करते हैं। ग्लिसरॉल का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो डेंसिटी है डेंसिटी मेंटेन रहे,
इसलिए हम आपका ग्लिसरॉल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका एसडीएस पेज के लिए। हालांकि मैं इसको आगे बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आपका एसडीएस क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। द मोस्ट कॉमन ट्रैकिंग डाई फॉर सैंपल लोडिंग बफर इज ब्रोमोफिनोल ब्लू। इट इज ए निगेटिवली चार्ज लो मोलिकुलर वेट डाई इंक्लूडेड इन द सैंपल बफर। जो आपकी ब्रोमोफिनोल ब्लू होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी निगेटिव चार्ज की होती है। ये आपकी किस चार्ज की होती है, निगेटिव चार्ज की होती है। 2 नंबर में पूछा जा चुका है। बच्चे इसको पॉजिटिव चार्ज लगाकर कहते हैं, मोस्टली 99% बच्चे इसको पॉजिटिव चार्ज लगाकर कहते हैं, लेकिन इस पे आपका निगेटिव चार्ज होता है। इट माइग्रेट एट द बफर फ्रंट इनेबलिंग वन टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सेस, यानी कि इलेक्ट्रोफोर्सेस आपको कहाँ पर इस समय चल रहा है उसको आपका मॉनिटर करती है। ये ब्रोमोफिनोल ब्लू, ये आपकी निगेटिव चार्ज की होती है, इस बात को याद रख लेना। तो यहाँ पर आपने देखा एसडीएस पे। देखो भाई साहब, यहाँ पर एक बात और समझो। जो मान लो अगर ये आपका सैंपल है, ये आपका सैंपल है, अगर इस सैंपल में हम आपके एक तो डीनेचरिंग एजेंट डाल दें, एक हम आपके डीनेचरिंग एजेंट डाल दें, एक हम एसडीएस डाल दें। एसडी देखो डीनेचरिंग क्या कर रहा है कि जो आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड है, जैसे कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट में बीटा मरकैप्टो इथेनॉल है, तो जो आपका बीटा मरकैप्टो इथेनॉल है वो आपके डाई सल्फाइड बॉन्ड को तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना। जबकि जो आपका एसडीएस पेज है, ये एसडीएस पेज आपका क्या काम करता है गाइड, एसडीएस पेज आपका निगेटिवली चार्ज होता है। एंड ये प्रोटीन, अब देखो भाई साहब, एक प्रोटीन आपकी, इस प्रोटीन पे हमें नहीं पता कि निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हम क्या काम करेंगे, जब हम आपका इस पे एसडीएस प्रोवाइड करवाएंगे, एसडीएस निगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल ये जो प्रोटीन है ये आपका एसडीएस इसको क्या काम करेगा, निगेटिव चार्ज का बना देगा, निगेटिव चार्ज का बना देगा। यहाँ पर तो हमको प्रोटीन का नेचर पता चल गया, हमारा प्रोटीन का नेचर निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज है मतलब ये आपका अन आयन की तरह काम कर रहा है, प्रोटीन अन आयन की तरह काम कर रहा है, यानी कि इसको हमको एनोड की तरफ भेजना है। यानी कि जिधर की साइड में आपके मान लो ये आपके इलेक्ट्रोफोर्सेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफोर्सेस में ये आपके वॉल बने हुए हैं, वॉल बने हुए हैं, यहाँ पर तो हम प्रोवाइड कराएंगे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव मतलब एनोड चार्ज प्रोवाइड करवाएंगे, और इधर की साइड में हमारा कैथोड चार्ज होगा, ठीक है ना। हमारा कैसा होगा, कैथोड रोड होगी, ठीक है ना, कैथोड इलेक्ट्रोड लगे हुए होंगे। चूंकि हमारा निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा। इसके साथ साथ जो हम ट्रैकिंग डाई दे रहे हैं वो भी हमारे निगेटिव चार्ज है, ब्रोमोफिनोल, वो भी आपका इसके साथ साथ आपका आगे जाएगा। एक बात और यहाँ पर याद रखना, जो ब्रोमोफिनोल ब्लू होती है, इसका मोलिकुलर मास जो आप प्रोटीन यूज कर रहे हो उससे कम ही होता है, उससे आपका कम ही होता है। तो आपकी जो ब्रोमोफिनोल ब्लू रहती है, ये आपका प्रोटीन हो, डीएनए हो, आरएनए हो, उससे आगे आगे ही भागेगी, ठीक है ना, आगे ही आगे भागेगी। मान लो ये आपकी यहाँ तक पहुंच गई, जैसे ही यहाँ तक पहुंचती है हमें पता लग जाता है कि भाई साहब अब आपका इलेक्ट्रोफोर्सेस को बंद करने का समय आ गया है, क्लोज करने का समय आ चुका है। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, जो कि आपको अब समझनी है, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम यूज्ड इन प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। आपके 2 टाइप्स के जो है जैम जो है बफर यूज करे जाते हैं। एक होता है आपका कंटिन्यूस, दूसरा होता है आपका डिसकंटिन्यूस बफर सिस्टम, ठीक है ना। अब ये कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस बफर सिस्टम क्या होता है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है कंटिन्यूस बफर, यानी कि यहाँ पर जो ओवरऑल बफर रहेगा, जो बफर की कंसंट्रेशन है, बफर का टाइप्स है, वो एक ही होने वाला है, ठीक है ना। चाहे आपका सैंपल के लिए बफर हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए बफर हो, आपका सारा का सारा बफर एक सा ही होने वाला है। जबकि जो आपका डिसकंटिन्यूस बफर रहेगा, यहाँ पर आपके अलग अलग बफर का यूज किया जाता है, जैसे कि सैंपल के लिए अलग, ठीक है ना, सैंपल के लिए अलग, सैंपल में मान लो हम आपका एसडीएस भी डाल रहे हैं, हम आपका डीनेचरिंग एजेंट भी डाल रहे हैं, उसके लिए अलग हो गया। जो हम इलेक्ट्रोफोर्सेस पे रन करवाने वाले हैं उसके लिए अलग हो गया। तो यहाँ पर देखो, जो कंटिन्यूस बफर सिस्टम यूटिलाइज ओनली वन वन buffer type for the gel and the running the same buffer in the gel sample and electrode reservoir. This provide a uniform separation matrix, ये आपका यूनिफॉर्म सेपरेशन मैट्रिक्स प्रोवाइड करवाता है। इट इज मोस्ट ऑफ्टन
यूज टू न्यूक्लिक एसिड इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि आपका स्पेसिफिकली न्यूक्लिक एसिड के लिए यूज किया जाता है। रेयरली यूज्ड फॉर प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोटीन सेपरेटेड यूजिंग ए कंटिन्यूअस बफर सिस्टम टेंड टू बी डिफ्यूज एंड पोरली रिजोल्व। यहाँ पर जो आपका जो कंटिन्यूअस बफर होता है ये एक्चुअल में प्रोटीन के लिए आपका यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि भाई साहब प्रोटीन के अंदर काफी ज्यादा लोचा होने वाला है, जबकि डीएनए के अंदर इतना लोचा है नहीं, उसके पास ऑलरेडी आपका नेगेटिव चार्ज है, और आपका जो है नेगेटिव चार्ज है, हमको स्पेसिफिकली उससे कुछ प्रोवाइड ही नहीं करवाना है। जबकि जो प्रोटीन है, प्रोटीन के पास हमें ये नहीं पता कि ओवरऑल उसका जो है चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ा, डिसकंटिन्यूअस बफर का यूज करना पड़ा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बफर का हमको यूज करना पड़ा। a discontinuous buffer system utilize a different gel buffer and running buffer, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो है डिफरेंट जेल बफर का यूज करते हो, चाहे वो आपका रनिंग बफर हो या फिर आपका जो है जेल में इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि जो है आपका सैंपल के लिए बफर हो। दिस सिस्टम में आल्सो यूज टू जेल लेयर ऑफ डिफरेंट पोर साइज। यहीं पर आप जो है टू जेल लेयर जो हमने बनाई थी ना, कि आपकी एक स्टैकिंग जेल होगा एंड आपका जो है रनिंग जेल होगा, यहाँ पर आप उस चीज का भी यूज करते हो। पोर साइज एंड डिफरेंट बफर कंपोजिशन, जहां पर आप अपना जो बफर है आपका, वहां पर देखो भाई साहब, यहाँ पर क्या मैं आपको दिखाई देता हूँ कि यहाँ पर देखो हम कितने टाइप का बफर यूज कर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अलग अलग बफर के लिए। जो बफर होता है, बफर का पीएच आपका अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड के लिए आपका पीएच अराउंड होता है 8.3, यानी कि जो बफर है उसका पीएच होगा आपका अराउंड 8.3। जो आपकी स्टैकिंग जेल है, अब ये स्टैकिंग जेल क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, यानी कि अभी पीछे बताया, लेकिन यहाँ पर भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो हम जेल की कंसंट्रेशन यानी कि पॉली एक्राइल एमाइड है उसकी कंसंट्रेशन आपकी बनाते हैं, तो हम एक काम करते हैं कि जो आपका टॉप व्यू रहता है, मान लो ये आपका टॉप व्यू है एंड ये आपका बॉटम वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये आपका बॉटम वाला पार्ट है, तो टॉप व्यू को हम बोलते हैं स्टैकिंग जेल। इस स्टैकिंग जेल को बनाने के लिए एक अलग बफर यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या काम होता है कि जो आपकी स्टैकिंग जेल होता है, जो पोर का साइज होता है, पोर का साइज यहाँ पर आपका ज्यादा होता है, चूंकि पॉलीएक्राइलेमाइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो यहाँ पर लो होती है। जबकि जो आपका रिजोल्विंग जेल होता है, यहाँ पर गाइस क्या होने वाला है कि आपका पोर का साइज कम होता है, चूंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन पॉलीएक्राइलेमाइड की ज्यादा हो जाती है। एंड यहाँ पर अलग अलग कंसंट्रेशन के जब पॉलीएक्राइलेमाइड जेल बनाते हो, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट बफर पीएच का आप यूज करते हो। जैसे कि जब आप स्टोकिंग जेल बनाते हो, तो जहां वहां पर आप क्या काम करते हो, 6.8 जो पीएच का बफर होता है उसको यूज करते हो, जबकि जो सेपरेटिंग जेल है यहाँ पर यूज करते हो आप 8.8, ठीक है ना, यहाँ पर आप यूज करते हो 8.8 का। आई बात समझ में? आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसके अलावा जो आपका सैंपल होता है, सैंपल में जब आप सैंपल प्रिपेयर करते हो, उसमें आप एक अलग से बफर प्रोवाइड करवाते हो जहां का पीएच आपका अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस डिसकंटिन्यूस बफर में आप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बफर यूज करते हो, जिसके आपका जो है पीएच भी अलग अलग होता है। लार्ज पोर जेल का स्टैकिंग जो मैंने अभी आपको बताया है, अगर आपको पोर यानी कि लार्ज पोर पोर जेल मिल रहा है उसको स्टैकिंग बोलते हैं, जो कि टॉप व्यू को सेपरेट करता है, जो कि टॉप व्यू पर होता है, ठीक है ना। एंड जो आपका रिजोल्विंग होता है, रिजोल्विंग में क्या होता है, आपके जो है स्मॉल पोर्स होते हैं। द टू जेल लेयर आर ईच मेड विद ए डिफरेंट बफर। जो आपकी दोनों, चाहे आपका स्टैकिंग जेल हो या फिर रिजोल्विंग जेल हो, आपके दोनों अलग अलग बफर से मिलकर के बने हुए होते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस यूजिंग ए डिसकंटिन्यूअस बफर सिस्टम रिजल्ट इन हायर रेजोल्यूशन, और इसके करने से हमको क्या मिलता है, एक हायर रेजोल्यूशन मिलता है, यानी कि जो हमारे मॉलिक्यूल है उनको अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं हम अपने, ठीक है। मोस्ट कॉमन पेज एप्लीकेशन यूटिलाइज डिसकंटिन्यूस बफर। जो आपका पेज है जो कि हमको पढ़ना है, इसके लिए हम आपका डिसकंटिन्यूस का बफर ही यूज करते हैं, इस बात को याद रख लेना। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो इस बफर के सिस्टम पे, यानी कि जो आपका सैंपल का बफर है, याद रख लेना, जो आपका सैंपल का बफर है, इस सैंपल के बफर के अकॉर्डिंग ही बाकी सब चीज सेम रहेगा, लेकिन सैंपल के बफर के अकॉर्डिंग हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है आपका नेटिव पेज, दूसरा होता है आपका एसडीएस पेज।
अब नेटिव पेज एंड एसडीएस पेज में क्या अंतर है? मान लो ये हमने कोई भी सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए हम अगर बफर के अंदर आपका क्या क्या डालना है, डीनेचरिंग एजेंट डाल रहे हैं, डिटर्जेंट डालना है जैसे कि सोडियम डोडोसाइल सल्फेट डालना है, अगर इस चीज का यूज कर रहे हैं तो ये तब हमारा कहलाता है एसडीएस पेज। और अगर हम इस हमारा जो बफर है उसके अंदर हम ना ही कोई भी अपना डीनेचरिंग एजेंट डालना है, यानी कि कोई भी आपका जो है रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालना है, यानी कि यहाँ पर नॉन नहीं आएगा, यहाँ पर नो रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, ठीक है ना। नो रिड्यूसिंग एजेंट, नो डीनेचरिंग एजेंट, यहाँ पर हम अपना कोई भी डीनेचरिंग एजेंट का यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक नॉर्मल सा हमने बफर बना करके तैयार कर लिया, तो तब वो आपका यूज होता है नेटिव पेज के लिए। देखो जैसे कि इसका नाम बता रहा है, थोड़ा सा यहीं पर समझने की कोशिश करो। इस एसडीएस पेज में हम क्या काम करते हैं, जो प्रोटीन होती है प्रोटीन को मॉडिफाइड किया जाता है, एंड प्रोटीन पे जो ओवरऑल चार्ज है वो निगेटिव बनाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एसडीएस पेज पे से, एसडीएस पेज से, ठीक है ना। एक फायदा तो इसका ये हो गया। दूसरा फायदा ये है कि जो हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं, तो अगर आपकी कोई भी दो प्रोटीन आपकी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होंगी, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जिससे हमको अलग अलग जो है सेपरेट पोर्शन मिलेंगे। जैसे कि आपकी मान लो एंटीबॉडी है, आपको पता है जो आपकी एंटीबॉडी होती है ये आपकी डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक होती है, ये आपकी डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक होती है। एक आपकी हैवी चेन होती है, एक आपकी हैवी चैन होती है, एक आपकी लाइट चैन होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपकी जुड़ी हुई होती है। तो अगर हमने एसडीएस पेज में इस एंटीबॉडी को रन करवाया, तो ये आपकी एंटीबॉडी के अंदर, याद रख लेना, एंटीबॉडी के अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से टूटे हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से एंटीबॉडी जुड़ी हुई है, वो आपकी सेपरेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो एसडीएस पेज में आपको टुकड़े टुकड़े मिलेंगे, जबकि जो नेटिव प्रोटीन है, नेटिव प्रोटीन में आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। अगर प्रोटीन है, एक प्रोटीन जुड़ी हुई है आपकी, यानी कि एक प्रोटीन अगर सिंगल भी है या फिर दो प्रोटीन जुड़ी हुई है, तो वे एक साथ ही रन करेगी, यानी कि जिस नेटिव फॉर्म में है, जिस नेचुरल फॉर्म में है, वे उस नेचुरल फॉर्म में ही आपकी जो है रन करेगी। एसडीएस पेज जब हम पढ़ेंगे तब हम और अच्छे से इसको देखने वाले हैं। एक बात यहाँ पर आपको और याद रखनी है गाइस, जो कि आपसे पूछी जाती है, इंपोर्टेंट भी है आपके लिए। यहाँ पर देखो होता क्या है कि हम आपका जो है सैंपल का तो यूज करते ही करते हैं, सैंपल के साथ साथ हम यहाँ पर और कुछ भी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि हम क्लोराइड प्रोवाइड करवाते हैं, क्लोराइड को हम बोलते हैं लीडिंग आयन, लीडिंग आयन। चूंकि क्लोराइड आपका क्या काम करता है, जैसे कि मान लो आपका सैंपल है, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका सैंपल है, यानी कि प्रोटीन है, मान लो ये आपके, ठीक है ना। इस सैंपल के आगे आपको जो है एक, जैसे वो आप जब रन करने जाते हो ना, भागने जाते हो, तो एक रस्सी बांध देते हैं कि भाई साहब पहले सबको एक जगह आकर के मिलना है, कोई इस रस्से से अभी जब तक हम ना बोले तब तक आगे नहीं जाना, ठीक है ना। तो यही काम करता है, उस रस्सी की तरह रोक के रखने का काम करता है कि कोई यहाँ से आगे ना चला जाए। तो ये काम करता है आपका क्लोराइड। क्लोराइड एक आपका निगेटिव आयन होता है, आपको पता होगा क्लोराइड पे आपका निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। इसके बाद होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन मतलब आपका सैंपल, सैंपल होता है एक। फिर इसके बाद होता है आपका ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट को हम बोलते हैं ट्रेलिंग आयन, यानी कि ये आपका सबसे पीछे होता है, ये आपका सबसे पीछे होता है, इस बात को याद रख लेना। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका इनकी जो मतलब इनकी जो सीक्वेंस होता है वो स्टैकिंग जेल में अलग होती है एंड रिजोल्विंग जेल में अलग होती है। ऐसा क्यों? ड्यू टू इस ग्लाइसिनेट का जो पीएच होता है, इस ग्लाइसिनेट का पीएच होता है, उसके कारण ही आपकी जो है इनकी जो सेक्वेंस होता है वो अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टैकिंग जेल में, मान लो यहाँ पर आपने अपना सैंपल एंड आपने सैंपल क्लोराइड एंड ग्लाइसिनेट प्रोवाइड करवाया, तो देखो भाई साहब सबसे आगे यहाँ पर क्या होगा, सबसे आगे यहाँ पर होगा ये आपका क्लोराइड, सबसे आगे क्लोराइड होगा, फिर इसके बीच इसके अंदर होगी आपकी प्रोटीन, फिर सबसे पीछे होगा आपका ग्लाइसिन, सबसे पीछे होगा आपका ग्लाइसिन। ऐसा क्यों? ड्यू टू पीएच, ड्यू टू पीएच के कारण। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब आपका स्टैकिंग जेल में पीएच 6.8 है, पीएच आपका 6.8 है, तो जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन पे जो निगेटिव चार्ज होता है वो कम होता है, निगेटिव चार्ज आपका
कम आएगा, जबकि जो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा वो रहेगा क्लोराइड के ऊपर, सबसे ज्यादा क्लोराइड के ऊपर, देन उसके बाद आपका प्रोटीन के ऊपर चार्ज रहेगा, और सबसे कम चार्ज आपका निगेटिव यानी कि जो आपका ग्लाइसिन के ऊपर होने वाला है। फिर इसके बाद जब आप इसको रिजोल्विंग जेल के लिए छोड़ दोगे, यानी कि आप जो है यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रोफोर्स स्टार्ट करवाओगे, याद रख लेना जब तक आपका सैंपल स्टैकिंग जेल में होता है तब तक आप जो है इलेक्ट्रोफोर्सेस, मतलब आप कह सकते हो कि आपका इलेक्ट्रोफोर्सेस क्लोज होता है, बंद होता है। जैसे ही आपने अपना इलेक्ट्रोफोर्सेस स्टार्ट करवाया तो यहाँ पर आपका क्या काम होगा कि आपका जो ये सैंपल एंड आपका ग्लाइसिनेट एंड क्लोराइड है ये आपके सैंपल के अंदर आ जाएंगे। तब यहाँ पर सबसे ज्यादा, यहाँ पर सबसे आगे यहाँ पर कौन रहने वाला है, मान लो सबसे आगे यहाँ पर रहेगा आपका क्लोराइड आयन, सबसे आगे कौन रहेगा, क्लोराइड आयन। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका ग्लाइसिनेट आयन आ जाएंगे। अब ग्लाइसिनेट आयन यहाँ पर क्यों है, क्योंकि पीएच 8.8 हो गया, पीएच 8.8 हो गया, यानी कि आपका जो है जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज बढ़ गया, OH आपके जो है आ गए, बेसिक कंडीशन बन गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो है ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। सबसे लास्ट में आपकी प्रोटीन सैंपल होती है, यानी कि सबसे आगे आपका क्लोराइड आयन, देन आपका ग्लाइसिनेट आयन एंड देन आपकी प्रोटीन आयन इस डिसॉल्विंग जेल में होती है। आई बात समझ में। यहाँ पर भी आपको सेम वही चीज दिखाई है जो मैंने बताया, पीएच के बेस पे यहाँ पर पीआई का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि आपके लिए इतना मतलब आप कह सकते हो कि इतना यूजफुल नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आपका डीनेचरिंग एंड नॉन डीनेचरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस इन कंडीशन, एक बार ये भी समझ लो, फिर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एसडीएस पेज के बारे में, ठीक है ना। समझो इस डीनेचरिंग एंड नॉन डीनेचरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस को, इस डीनेचरिंग को हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग फॉर्म, ठीक है ना, रिड्यूसिंग फॉर्म। एंड डीनेचरिंग नॉन डीनेचरिंग को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म, नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म बोल सकते हैं। इस डीनेचरिंग में हम यूज करते हैं एसडीएस पेज का, एसडीएस पेज का, जबकि नॉन रिड्यूसिंग में हम यूज करते हैं नेटिव पेज का, ठीक है ना। किसका यूज करते हैं, नेटिव पेज का हम यूज करते हैं। आई बात समझ में। यानी कि इलेक्ट्रोफोर्सेस कैन बी परफॉर्म अंडर द डीनेचरिंग एंड नॉन डीनेचरिंग कंडीशन, यानी कि आपको अलग अलग से नेचरिंग एंड डीनेचरिंग कंडीशन देनी पड़ती है। तो सबसे पहला डीनेचरिंग कंडीशन देखो कि इन डीनेचरिंग इलेक्ट्रोफोर्सेस, इलेक्ट्रोफोर्सेस ऑफ प्रोटीन इज परफॉर्म्ड अंडर डीनेचरिंग कंडीशन यूजिंग अनआयन डिटर्जेंट सच एज सोडियम डोडोसाइल सल्फेट, सोडियम डोडोसाइल सल्फेट, सोडियम लोरेल सल्फेट, यानी कि एसएल, एस का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। एंड सोडियम डोडोसाइल सल्फेट डीनेचर लॉस ऑफ 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, यानी कि जो ये सोडियम डोडोसाइल सल्फेट होता है, यानी कि जो ये प्रोटीन है, मान लो प्रोटीन आपकी आपकी जो है 3D नेचर में होती है, तो इस 3D नेचर से ये क्या काम करता है, सबसे पहले यहाँ पर आपका अनायन आएगा, ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पर आपका रिड्यूसिंग एजेंट आएगा जो कि इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इस ब्रेक को करने को बोलते हैं हम आपका डीनेचरिंग, डीनेचरिंग होगा। फिर इसके बाद आपका एसडीएस आएगा, फिर क्या आएगा आपका एसडीएस आएगा, जो कि इस प्रोटीन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज को अप्लाई कर देगा, यहाँ पर आपके नेगेटिव चार्ज लग जाएंगे, यानी कि एसडीएस डीनेचर लोज द 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर द प्रोटीन, इट्स आल्सो प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज, ये आपको एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज को प्रोवाइड करवाता है प्रोटीन पे। सो प्रोटीन कैन माइग्रेट टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, जो आपका एसडीएस यानी कि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन आपका जो है वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि एनोड की तरफ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद नॉन डीनेचरिंग, इसका जो एग्जांपल है वो आपका एसडीएस पे। फिर इसके बाद नॉन डीनेचरिंग इलेक्ट्रोफोर्सेस, यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का अनायन या फिर कैटायन या फिर आपका डीनेचरिंग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं होता, यानी कि इज परफॉर्म्ड अंदर नॉन डीनेचरिंग यानी कि नेटिव कंडीशन using buffer system that maintain the native protein conformation subunit interaction and biological activity. During native electrophoresis, protein are separated based on their charge to mass ratio, very very important। जो आपका नॉन रिड्यूसिंग या फिर आपका नॉन डीनेचरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ये आपका चार्ज टू मास रेशो पर ज्यादा से ज्यादा सेपरेट होता है, यानी कि अगर आपकी
चार प्रोटीन एक साथ कंबाइन भी कर रखा है ना, तो वे चारों की चारों एक साथ चलेंगी, जो कि वे सेपरेट हो ही नहीं रही है। ठीक है ना। आपको मैं एसडीएस पेज जब बताऊंगा तो यहाँ पर मैं आपको एंटीबॉडी की कहानी बताऊंगा कि आपकी एंटीबॉडी किस प्रकार से ब्रेक डाउन होकर के आती है, और दो तीन एग्जांपल दूंगा जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखो कि प्रोटीन मूव्स टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्यू टू इट्स आउन चार्ज, यानी कि अब देखो अब क्या है कि आपका प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, तो उसी के बेस पे आपका जो है प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है। अगर आपके पास प्रोटीन के पास नेगेटिव चार्ज रहा तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगी, नहीं रहा तो आपका नहीं भागेगी, वहीं पर बनी हुई मतलब वहीं पर बैठी रहेगी। ठीक है ना। एंड इन दिस केस द इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर डज नॉट कंटेन एसडीएस, आल्सो सैंपल लोडिंग बफर डज नॉट एसडीएस एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड सैंपल आर नॉट बॉइल्ड। ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपका आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आपकी प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज की हुई तो, अगर नेगेटिव चार्ज की हुई तो वो आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, जो नेटिव पेज होता है उसको हम कम यूज करते हैं, जबकि हम जो आपकी लैब होती है उसमें हम आपका एसडीएस पेज का ही यूज करते हैं। एसडीएस पेज में सिंपल से क्या है कि प्रोटीन है, प्रोटीन को पहले तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करो, पहले डीनेचर करो, फिर उस पर नेगेटिव चार्ज लगा दो, एंड फिर उसको आपका एनोड की तरफ जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दो, यानी कि रन करवा दो, जिसके थ्रू आपको अलग अलग बैंड मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपने प्रोटीन को चेक कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि आपका एसडीएस पेज क्या होता है, किस प्रकार से एसडीएस पेज बनता है, एंड ओवरऑल जो है मतलब बहुत कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। पूरी की पूरी बात देखेंगे कि किस प्रकार से आपका क्या क्या होता है। तो चलो आओ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और आपको पता ही है आपको क्या करना है, पेज को लाइक मतलब पेज क्या आपको यूट्यूब को जो है सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चलो ठीक है, जय हिंद।